नमस्कार दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, अर्वाचीन जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द भी जिन्हें कहा जाता है। शब्द देर का हमारे सामने अर्वाचीन और 4 विकल्प आपके सामने हैं जिनसे पूछना है, हमें बताना है कि सार्थक इसका विलोम शब्द कौन सा शब्द यहां होगा। पहला है पूर्वचीन, ये पुराचीन है। उसके बाद में समीचीन, नवीन और सनातन। 4 विकल्प में से हमारा अर्वाचीन का जो विलोम होगा वह पुराचीन भी होगा, और कई बार पुराचीन आपको अगर देखने को नहीं मिले तो प्राचीन शब्द भी वहां लिखा होता है। अर्वाचीन का मतलब होता है नया या नवीन, जिसे हम कह सकते हैं। और नया या नवीन का जो विलोम होगा वह पुराना या प्राचीन या पुराचीन, जिसे हम कह सकते हैं। तो अर्वाचीन शब्द का सही विलोम होगा पुराचीन या प्राचीन। पुराचीन या प्राचीन। निरपेक्ष जो शब्द है उसका सही हमें विलोम शब्द बताना है। निरपेक्ष शब्द का विलोम, निरपेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प देखिए आप लोग। प्रत्यक्ष, उसके बाद में परोक्ष, सापेक्ष और प्रतिपक्ष। 4 विकल्प में से हमें निरपेक्ष का विलोम शब्द ढूंढना है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। निरपेक्ष का सही विलोम होगा सापेक्ष। कौन सा होगा? सापेक्ष होगा। यहां एक शब्द दिया है प्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष की मैं बात करूं तो इसका विलोम इसी के सामने देखिए परोक्ष, जिसे हम कह सकते हैं, या कई बार प्रत्यक्ष की जगह हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष भी इसका विलोम माना जाता है। अप्रत्यक्ष भी इसका विलोम हो जाता है। तो निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष हो गया, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष माना जाता है। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण शब्द है निराहार। निराहार, निर्धन आहार, बिना आहार के, निर्धन आहार, बिना आहार के। इसका सही विलोम 4 विकल्प में से देखिए अनुहार, आहार, विहार या संतार। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं निराहार, बिना आहार के। तो इसका विलोम होगा कौन सा होगा? आहार। क्या होगा भाई? आहार इसका विलोम माना जाएगा। निराहार, निर्धन आहार। अगर आपसे कभी उपसर्ग भी पूछ ले तो आप लोग याद रखिए निर इसका उपसर्ग है और आहार हमारे सामने दे रखा है, उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां बात हो रही है विलोम शब्दों की, तो निराहार शब्द का विलोम होगा आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। किस क्रम में आमिष जो शब्द है उसका विलोम है? 4 विकल्प में से आमिष जो शब्द है उसका विलोम हमें बताना है। सामीश, निरामीष, अनामीष या परामीष। सार्थक या उचित विलोम का हमें चयन करना है। आमिष का मतलब होता है मांस युक्त, हम कह सकते हैं। निरामिष इसका विलोम माना जाएगा। निरामिष, निर्धन आमिष, निर्धन आमिष, निर्धन आमिष, बिना मांस युक्त कह सकते हैं। आमिष का विलोम क्या हो गया? निरामिष। उसके बाद देखते हैं अच्छा सा सवाल आपके सामने। कृतज्ञ बहुत बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। कृतज्ञ शब्द का हमें सही विलोम शब्द चुनना है। 4 विकल्प है हमारा दयालु, उसके बाद में उदार, कृतघ्न या निर्दय। 4 विकल्प में से हम कह सकते हैं कृतज्ञ का जो विलोम होगा वह होगा कृतघ्न। कौन सा होगा भाई? कृतघ्न। इनका कृतज्ञ का अर्थ जो माना जाता है उपकार मानने वाला। उपकार मानने जो वाला, उपकार मानने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ शब्द काम में आता है। ठीक इसका उल्टा
जो उपकार को नहीं माने, किए हुए उपकार को जो ही नहीं माने, उसके लिए कृतघ्न शब्द काम में लिया जाता है। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा वह होगा कृतघ्न। कौन सा होगा भाई? कृतघ्न। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। आकाश जो शब्द है उसका यहां पर्याय पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है कि आकाश शब्द का पर्याय इन चार विकल्प में से कौन सा होगा? व्योम, उसके बाद में विलोम, विस्तार और विपिन। चार विकल्प में से हमें उचित और सही और सार्थक विलोम पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। तो आकाश का जो पर्याय होगा वह व्योम है ना। कौन सा होगा? व्योम कहते हैं आकाश को, नभ कहते हैं आकाश को, गगन कहते हैं आकाश को। उसके बाद कई बार शून्य भी आकाश को कहा जाता है। नभ हो गया, गगन हो गया, शून्य हो गया, आसमान हो गया, अंबर हो गया। ये कुछ आकाश शब्द के महत्वपूर्ण पर्याय हैं। विस्तार का मतलब फैलाव होता है, विलोम का मतलब विपरीत शब्द से लिया जाता है, और विपिन कहते हैं जंगल के लिए काम में आता है शब्द। ये विपिन का मतलब जंगल हो जाता है ना। वन को भी कहते हैं विपिन, जंगल या वन का पर्याय माना जाता है। यहां हमसे पूछा गया आकाश का पर्याय। आकाश का पर्याय व्योम है, नभ हो गया, गगन है, शून्य है, आसमान है, आसमान हो गया, और अंबर से लिया जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं एक अच्छा सा सवाल आपके सामने। देखिए कि किस विकल्प में जो सभी प्रश्न है वह सरस्वती जो शब्द है, मां सरस्वती के लिए ये पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ बताना है कि वो कौन सा शब्द है यहाँ उनके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। सरस्वती शब्द का पर्याय इन चार विकल्प में से जो नहीं है उसको हमें छांटना है। तो देखिए, मां सरस्वती को गिरा भी कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है, हंस इनकी सवारी मानी जाती है। वाकदन ईश्वरी बहुत ही अच्छा शब्द है, वाकदन ईश्वरी, वागेश्वरी मां सरस्वती के लिए पर्याय आता है। वाकधन ईश्वरी मां सरस्वती का पर्याय माना जाता है। उसके बाद में वाणिमयी भी मां सरस्वती कहते हैं, वाणिमयी भी किसे कहते हैं? मां सरस्वती को कहा जाता है। उसके बाद देखो सूरबी, सूरबी का अर्थ होता है सुगंध या खुशबू जिसे हम कह सकते हैं। वीणा पाणी, वीणा है पानी में, पानी का मतलब हाथ, वीणा है पानी जिसके, वो मां सरस्वती का पर्याय माना जाता है। और शारदा मां सरस्वती के लिए, भारती भी मां सरस्वती के लिए पर्याय माना जाता है। तो सरस्वती जो शब्द है उसके कितने पर्याय हो गए? गिरा, हंस वाहिनी, वागेश्वरी, वाणमयी ही, उसके बाद में वीणा पाणी, शारदा और भारती। सूरबी जो शब्द है वह पर्याय माना जाता है सुगंध का, खुशबू का पर्याय माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मां सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में हमारा तीसरा विकल्प होगा, क्योंकि यहां जो सूरबी शब्द है उसका पर्याय सुगंध या खुशबू से लिया जाता है। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सा शब्द जो भ्रमर शब्द है हमारा हिंदी में, कौन सा शब्द भाई? भ्रमर, उसका पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले आप कभी भी परीक्षाओं में सवाल को अच्छी तरह से समझने का या पढ़ने का प्रयास कीजिए कि क्या नहीं पूछा है या है, किस प्रकार सवाल हमसे पूछा गया, किस प्रकार से सवाल हमसे किया गया है, उसी के अनुरूप हमें विकल्प को पढ़ना है और उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहां हमसे पूछा है कि जो भ्रमर शब्द है उस भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चार विकल्प में से। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं मधुप, मधुप शब्द भी बहुरे के लिए काम में लिया जाता है भाई। अली शब्द भी बहुरे का पर्याय माना जाता है, और भौरा शब्द भी हमारा इस भ्रमर शब्द का पर्याय माना जाता है। जो सफरी शब्द है, कौन सा शब्द है? सफरी शब्द। सफरी जो पर्याय है वो मछली का पर्याय माना जाता है। किसका है भाई? मछली का पर्याय माना जाता है। मछली जिसे हम मीन भी कहते हैं, मीन हो गया। उसके बाद में मत्स्य भी हम कह सकते हैं मछली को, मछली हो गया, मीन हो गया, मत्स्य हो गया, ये सफरी के पर्याय माने जाते हैं। और भ्रमर के पर्यायवाचियों की बात हो रही थी तो मधुप हो गया, अली, उसके बाद में भौरा, ये हमारे जो भ्रमर शब्द है उसके पर्याय माने जाते हैं। बहुरा भी कहते हैं, उसके बाद में इसको षष्टपद भी कहा जाता है, बहुरे को कहा जाता है। दसवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? रात जो शब्द है उसका पर्याय नहीं है इन चार विकल्पों में से। देखिए निशा, निशा
रात को कहते हैं। विभावरी, ये भी रात के लिए पर्याय प्रयुक्त होता है। यामिनी, ये भी रात के लिए पर्याय प्रयुक्त होता है। अरे तिमिर, तिमिर जो शब्द है वह अंधेरे का पर्याय माना जाता है। किसका पर्याय है? अंधेरे का। अंधेरा, जैसे हम अंधकार कह सकते हैं, तम हो गया, तमस हो गया, तिमिश्र जिसे हम कह सकते हैं तिमिश्र हो गया, अंधियारा हो गया, ये तिमिर शब्द के पर्याय माने जाते हैं, अंधकार शब्द के पर्याय माने जाते हैं। सवाल था हमारा कि रात का पर्यायवाची यहां नहीं है तो तिमिर नहीं है। तिमिर शब्द अंधेरे का पर्याय है, तम का पर्याय है, तमस का पर्याय है, या तिमिश्र अंधियारे शब्द का पर्याय है। यहां रात के पर्यायवाची शब्दों की बात हो रही थी। रात को निशा कहते हैं, रात को विभावरी कहते हैं, रात को यामिनी भी कहा जाता है, रात को रजनी भी कहते हैं भाई। रात को क्या कहते हैं भाई? रजनी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा सा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल कि निम्नलिखित में से बाज जो शब्द है, बाज है, उसका पर्यायवाची नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जहां नहीं है उसका मतलब 3 विकल्प उस शब्द से या उस सवाल से संबंधित है। एक जो विकल्प होगा उसे हमें छांटने का प्रयास करना है, उसे हमें अलग करने का प्रयास करना है। तो बाज का पर्यायवाची नहीं है, बाज का पर्याय शार्दुल। देखो पहला ही हमारा जो विकल्प है ना, शार्दुल। शार्दुल कहते हैं, शेर को कहते हैं। शार्दुल किसे कहते हैं भाई? शेर को कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाज का पर्याय कपोतारी। कपोत का है जो अरी, देखो बहुत ही अच्छा सा शब्द दे रखा है, कपोत धन अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, कपोत कहते हैं कबूतर को, और कबूतर का जो शत्रु है वो कौन हो गया भाई? बाज हो गया। इसलिए कपोतारी शब्द जो पर्याय है वो बाज शब्द का पर्याय माना जाएगा। उसके बाद देखो करग, करग भी किसका हो गया? हमारा बाज का पर्याय हो गया। सैन भी इसको कहा जाता है। सैन भी किसको कहते हैं? बाज को कहते हैं। तो बाज के यहाँ पर्याय देखिए, कपोतारी, उसके बाद में करग, उसके बाद में सैन, ये बाज के पर्याय माने जाते हैं। जो शार्दुल शब्द है वह जो पर्याय है वो शेर का है। किसका भाई? शेर का। और शेर के पर्याय की बात करें हम तो नाहर हो गया। उसके बाद देखिए व्याघ्र हो गया। शेर को व्याघ्र भी कहा जाता है। शेर को वनराज भी कहते भाई, शेर को मृगराज भी कहते हैं। वनराज हो गया, मृगराज हो गया। शेर को केसरी भी कहा जाता है, शेर को केसरी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है शार्दुल, शेर, नाहर, व्याघ्र हो गया, वनराज हो गया, मृगराज हो गया, केसरी हो गया। के हरि भी कहते हैं, के हरि भी शेर का पर्याय माना जाता है। और एक बहुत ही अच्छा शब्द मृगेंद्र, ये भी शेर का पर्याय माना जाता है। मृगेंद्र, मृग का इंद्र, मृग धन इंद्र। मृगेंद्र जो पर्याय होगा वह भी किसका होगा? शेर का, शार्दुल का पर्याय माना जाता है। हमारा सवाल था बाज का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो इसका मतलब बाज के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? कपोतारी कह सकते हैं, सहन भी बाज को कहा जाता है, करग भी बाज को कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही अच्छा सा सवाल कि इनमें से का मतलब है 4 विकल्प में से कौन सा शब्द, 4 विकल्प में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, देखो ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा से बना। भाववाचक संज्ञा से क्या नहीं बना भाई? विशेषण शब्द नहीं बना भाई। या 2 चीजों की बात हो रही है, संज्ञा की बात हो रही है और विशेषण की बात हो रही है। संज्ञा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, संसार की प्रत्येक की ऐसी वस्तुएं, स्थान, जगह, व्यक्ति, तो कोई भाव, उनका जो नाम होता है वो नाम ही संज्ञा शब्द के अंतर्गत माना जाता है। 3 मुख्य प्रकार थे, हम लोगों ने पढ़े थे संज्ञा के, है ना। सबसे पहला कौन सा प्रकार देखा था हमें? व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक और उसके बाद में भाववाचक। संसार में जो अपने आप में एक है, हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष के लिए, हम कह सकते हैं स्थान विशेष के लिए जो शब्द काम में आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। एक जाति, समूह या समुदाय का जो बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जो भाव से जुड़े होते हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द माने जाते हैं। विशेषण की बात की थी हमने कि इन्हीं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो देखते हैं 4 विकल्प के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। सबसे पहला हमारा विकल्प है लोभी शब्द। लोभी यहां विशेषण है, लेकिन ये लोभ सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है भाई? लोभ सबसे बड़ा है, जिसमें ई प्रत्यय का योग हुआ है।
लोभ के साथ ई प्रत्यय का होना है। लोभ शब्द है वो भाववाचक है। लोभ शब्द क्या है भाई? भाव है। तो हमारा ये विकल्प है, ये तो सही है, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण विकल्प है बुद्धिमान। बुद्धिमान में बुद्धि हमारा मूल शब्द है बुद्धि। अगर मैं बात करूं बुद्धि के, तो बुद्धि भी भाव से जुड़ा हुआ है, और बुद्धिमान हमारा एक विशेषण बन गया, यहाँ भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा, तो ये भी अलग नहीं है। तीसरा है पापी। पापी, पाप जो शब्द है उसमें ई प्रत्यय के योग से बना है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। पाप का भाव यहाँ लोभ का भाव है, बुद्धि का भाव है, और इनसे बने हुए विशेषण है लोभी, बुद्धिमान और पापी। हमारा चौथा जो विकल्प प्राथमिक, इसमें देखो प्रथम धन इक, प्रथम धन इक का यहाँ इक प्रत्यय का योग हुआ है। प्रथम जो शब्द है, प्रथम या पहला, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? प्रथम का पहला माना, जो खुद एक विशेषण का काम करता है। इसका काम करता है विशेषण का। और हमसे यहाँ सवाल जो पूछा गया था, वो सवाल ये था कि भाववाचक संज्ञा शब्दों से बना विशेषण शब्द नहीं है। भाववाचक शब्द लोभ से क्या बना भाई? लोभी बना। बुद्धि से क्या बना? बुद्धिमान बना। और पाप से क्या बन रहा है? पापी बन रहा है। लेकिन जो प्रथम शब्द है उससे प्राथमिक शब्द बना है। प्रथम खुद यहाँ किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि पुस्तक जो शब्द है उसमें कौन, देखो विशेषण की बात की, विशेषण का बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आपके सामने है कि पुस्तक जो शब्द है हमारा, इस पुस्तक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? इन चार विकल्प में से छांटना में। देखो भाई, पुस्तक से पुस्तकालय बनेगा, बनेगा शब्द, लेकिन यहाँ विशेषण का काम नहीं कर रहा पुस्तकालय, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। पुस्तक से पुस्तके बहुवचन बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ विशेषण का काम नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो पुस्तक से पुस्तकीय, पुस्तक से क्या बन गया भाई? पुस्तकीय। पुस्तक धन ये प्रत्यय का योग हो रहा है, और पुस्तक से पुस्तकीय बन रहा है, और पुस्तकीय शब्द क्या माना जाता है भाई? विशेषण शब्द माना जाता है। पुस्तक से पुस्तकों, पुस्तकों, ये भी यहां पर इसका विशेषण का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पुस्तक से कौन सा विशेषण शब्द बनता है? पुस्तकीय शब्द यहां विशेषण शब्द बना हुआ है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं, देखो यहां वापिस संज्ञा शब्द की बात हो गई है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से बना क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। उन चार विकल्प में से हमें छांटना है। पहला हमारा विकल्प लिखित, देखो यही हो गया हमारा लिखित। लिखित का जो मूल शब्द है वो लिख है, और लिख में प्रत्यय कौन सा जुड़ा? इत प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है, और शब्द बना हमारा लिखित है। और हम कह सकते हैं लिखित जो शब्द है ये क्रिया है। कौन सा शब्द भाई? क्रिया, या क्रियापद कह सकते हैं, या धातु जिसे हम कह सकते हैं। क्रिया का मूल धातु होता है, क्रियापद बोल सकते हैं, धातु बोल सकते हैं हम लोग। इससे बना हुआ शब्द है हमारा लिखित बना हुआ है। और लिखित जो विशेषण शब्द है वो लिख धातु से इत प्रत्यय के योग से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं यही यहाँ विशेषण का काम है, विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, क्रिया शब्द से बना हुआ विशेषण है, क्रियापद से बना हुआ विशेषण है, धातु से बना हुआ विशेषण शब्द है। तो बाकी तीन विकल्प की हम चर्चा कर लेते हैं। दयालु, दयालु जो विशेषण बना है वो दया जो शब्द है संज्ञा का भाववाचक शब्द है उससे बना हुआ है। उसके बाद दया धन आलू प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और सड़क छाप, सड़क जो शब्द है ये भी हमारी संज्ञा शब्द के अंतर्गत माना जाता है। सड़क छाप संज्ञा शब्द माना जाता है, उससे बना हुआ विशेषण शब्द है। और भूख से बना है भूखा, भूख धन आ प्रत्यय के योग से क्या बना भाई? भूखा बना है। और भूख शब्द है ये भी भाववाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है। दया जो शब्द है ये भी भाववाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है। आलू प्रत्यय के योग से या दयालु, आ प्रत्यय के योग से भूखा। सड़क धन छाप, सड़क शब्द है वो हमारा संज्ञा शब्द है। लेकिन लिखित जो शब्द है ये क्रिया के योग से, क्रियापद के योग से बना हुआ विशेषण शब्द है। वो यही हमें छांटना था कि संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लिखित शब्द है, संज्ञा शब्द से नहीं, क्रिया या क्रिया का जो मूल धातु है उससे बना हुआ विशेषण शब्द है। उसके बाद में अच्छा से सवाल के बारे में देखते हैं कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण, देखो विशेषण की बात हो रही है, विशेषण में कौन सा प्रकार हो रही है? गुणवाचक, जो किसी के गुण दशा स्थिति के बारे में बताता है वो गुणवाचक विशेषण का काम होता है। इसका उदाहरण है चार विकल्प में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हमें छांटना है। सबसे पहला देखिए कि बच्चों की त्वचा गुण मुलायम होती है। बच्चों की त्वचा कैसी है भाई? मुलायम है ना। गुण का यहाँ भाव मुलायम, कठोर, सरल,
उसके बाद कठिन, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। काला, मोटा, छोटा जो भी है। तो मुलायम शब्द आ गया तो हम कह सकते हैं भाई ये गुणवाचक विशेषण बड़ा उदाहरण ये ही है, तो हम कह सकते हैं इसका पहला ही विकल्प इसका उदाहरण सही होगा। बाकी देखिए उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा भाई, कितना मीटर कपड़ा खरीदा भाई? 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ये परिमाणवाचक के अंतर्गत माने जाते हैं। किसके अंतर आते हैं? परिमाणवाचक के अंतर्गत माने जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं 5 मीटर है तो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत माना जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़े की बात हो रही। उसके बाद 4 पुस्तकें, उसके बाद कितनी पुस्तकें भाई? 4 है। ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, 4 पुस्तकें निश्चित होती है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का यह उदाहरण माना जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का यह उदाहरण माना जाएगा। 4 पुस्तकें। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को, उस जो एक सर्वनाम शब्द होते हैं वो कभी कभी विशेषण का काम करते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं भाई सार्वनामिक विशेषण की भी उन्हें माना जाता है, या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत भी उन्हें हम मान सकते हैं। तो उस वृक्ष को मत काटो या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का यह उदाहरण होगा। हम कह सकते हैं भाई हमारा गुणवाचक विशेषण का जो उदाहरण होगा वह होगा कि बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक, देखो अभी हमने परिमाणवाचक की बात की थी और यहां हमारे सामने उदाहरण पूछ लिया है कि किस क्रम में निश्चित परिमाण, परिमाण का मतलब होता है भाई देखो नापतोल संबंधी जहां चीजें पूछी जाती है ना वह परिमाणवाचक के अंतर्गत वो विशेषण माना जाता है। तो नापतोल की कहां बात हो रही, देखिए यहां से 1 एकड़ जमीन है, कितनी भाई? निश्चित है। कितनी? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, तो ये नापतोल की बात हो रही है। अब तुम कह सकते सीधा ही पहला विकल्प हमारा सही हो गया। यह परिमाण की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है कि 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, निश्चित है। कितनी एकड़ भाई? 1 एकड़ है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। दूसरा देखिए कुछ आटा और मिलो, कुछ आटा, कितना आटा भाई? ये भी नापतोल संबंधी है, लेकिन आटा कितना? कुछ ही है, तो हम कह सकते हैं अनिश्चित परिमाण का उदाहरण माना जाएगा। अनिश्चित परिमाण का उदाहरण माना जाएगा। कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई व्यक्ति आया है, संख्यावाचक व्यक्ति है, संख्यावाचक लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक। कैसा उदाहरण भाई ये? अनिश्चित संख्यावाचक का ये उदाहरण माना जाएगा। उस पंखे को साफ करो, अभी बात की थी उस पंखे की बात हो रही है, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। सवाल हमें निश्चित परिमाणवाचक की पूछा गया, तो 1 एकड़ जमीन की या बात हो रही है। ये परिणाम नहीं है भाई, ये परिमाण है, परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा सा उदाहरण है कि इनमें से पदक्रम, पद कहते हैं भाई देखो शब्दों को, शब्द जब किसी वाक्य के अंतर्गत, अब वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं ना, तब वो शब्द पद का काम करते हैं, इसलिए उन्हें पद कहा जाता है। और पदों का क्रम है वो अगर सही नहीं हो तो वह वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य हमारा यहाँ अशुद्ध है, उसको हमें छांटना है। कहाँ उचित प्रकार से पदों का क्रम नहीं है वह हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए। तुम सही बात हो रही है यहाँ पर, वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते गए, पशु चरते हुए और पक्षी उड़ते हुए देखे, बहुत अच्छी सी बात हो रही है। तो हमारा ये कह सकते हैं ये वाक्य एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। ये उपहार उसे, भाई ये चौथी शब्द थोड़ा सा पद है वह अनुपयुक्त जगह आ रहा है, इसका जो सही स्थान वह होगा वर्षगांठ के पहले, है ना। यह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला था। ये उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ करना है, चौथी विवाह की नहीं करना है। 4-4 विवाह हो रहे हैं वहां, है ना, 4-4 विवाह की बात नहीं करनी है हमें, विवाह की चौथी वर्षगांठ मिलानी भाई, है ना। तो उसी पर उसको उपहार देना हमें, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी प्रकार वाक्य में शुद्धि है और पदक्रम दृष्टि से यह शुद्ध वाक्य माना जाएगा। तो यही वाक्य हमारा शुद्ध होगा। तीसरा विकल्प देखिए कि वह विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। एकदम हमारा वाक्य शुद्ध वाक्य है, वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। कहीं
विद्यालयों, कहीं विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, विभिन्न विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, ये भी वाक्य एकदम शुद्ध वाक्य है। वह अपने विद्यार्थी से पुत्र प्रदर्शन नहीं करता, ये भी वाक्य सही है। वह बहुत से पशु चढ़ते हैं, पक्षी उड़ते हुए देखे, ये वाक्य भी शुद्ध है। लेकिन हमारा दूसरा वाक्य, ये उपहार उसे चौथी विवाह को नहीं करना भाई, ये उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ में मिला था, इस प्रकार ये वाक्य शुद्ध होगा। तो पदक्रम दृष्टि से हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 2 हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प है और 4 वाक्यों में से हमें छांटना है कि हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है। आराम से पढ़िए उसे कि कृपा आज का अवकाश देने की कृपा कीजिए। देखो कृपा के साथ में वापस कृपा लगा दिया यहां पर, है ना, 2 बार कृपा हो रही है यहां पर, है कृपा आज का अवकाश देने की कृपा कीजिए, तो 2 बार कृपा हो गई यहां पर, है ना। तो इस प्रकार ये वाक्य भी क्या हो गया? कृपा के अंतर्गत चला गया, यहां गलत हो गया भाई, है ना। उसके बाद देखिए आज का अवकाश, वापिस देखो आज का अवकाश कृपा देने की, यहां जो कृपा शब्द हो गया पहला आएगा भाई, है? आज का अवकाश से कृपया देने की कृपा करे, ये भी हमारा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। उसके बाद देखिए आज का अवकाश देने की कृपा करे, आज का अवकाश देने की क्या करे? कृपा करे, यही वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध वाक्य माना जाएगा। चौथा वाक्य देखिए आज का कृपा अवकाश देने की कृपा करे, वापस इस प्रकार ये वाक्य होगा, ये भी अशुद्ध हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य है आज का अवकाश देने की कृपा करे। 4 विकल्प में देखना है कि अशुद्ध वाक्य का हमें छांटना है। अशुद्ध वाक्यों को हमें क्या करना भाई? छांटिए। अशुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एकदम सही वाक्य है। इसके बाद क्या हुआ, सही वाक्य हमारा। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, एकदम सही बात है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, अरे तुमसे नहीं, तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, बस यही वाक्य हमारा अशुद्ध है। और यही वाक्य हमें क्या करना है? छांटना है कि मेरा चश्मा तुमसे नहीं, तुम्हारे चश्मे से, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये हमारा वाक्य होता तो ये शुद्ध होता। इस प्रकार नहीं लिखा है तो ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया? अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सुंदरतम हो, इस प्रकार का वाक्य शुद्ध माना गया है। ये वाक्य भी शुद्ध हो गया हमारा। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये हमारा वाक्य गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। पढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा सा सवाल। और शुद्ध वाक्यों को हमें छांटना, 4 विकल्प है और वही विकल्प में से देखना है, शुद्ध वाक्य का हमें का चयन करना है, छांटना है भाई शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है। 4 विकल्प है, देख लीजिए आप लोग 4 विकल्प में से। इसका मतलब है 3 विकल्प हमारे गलत हैं और 1 विकल्प हमारा सही है कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बहुत अच्छी बात है, बंदूक अस्त्र, ये भाई शस्त्र नहीं। देखो अस्त्र शस्त्र में थोड़ा सा अंतर होता है, आपको बताया था उस दिन। अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार है उनको कहते हैं शस्त्र, जो साथ में रखकर चलाने वाले हथियार उनको शस्त्र कहा जाता है। बंदूक की गोली जाके लगती है इसलिए ये अस्त्र हो गया हमारा। तो ये वाक्य ही शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, वाक्य एकदम शुद्ध हमारा। ये मेरा पुस्तक है, बस गलती है, ये मेरी पुस्तक है। मेरा की जगह क्या करना है हमें? मेरी करना भाई, है ना। ये मेरी पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, इनका एक पुत्र है, इन्हें नहीं है ना, इनका एक पुत्र है, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक शब्द होता है। भारत में अनेक जातियां है, ये वाक्य इस प्रकार हमारा शुद्ध होगा। तो हम कह सकते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ये मेरा पुस्तक की जगह इसका शुद्ध वाक्य होगा ये मेरी पुस्तक है। इन्हें एक पुत्र, इनकी जगह होगा इनका एक पुत्र है, इनका एक पुत्र है। और भारत में अनेकों जातियां जगह होगा भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अशुद्ध वाक्य को हमें छांटना भाई। अशुद्ध वाक्य है उसका हमें छटनी करनी है, हमें, है ना, अलग करना हमें। देखिए 3 वाक्य सही हैं और 1 वाक्य हमारा यहाँ गलत है। तो देखते हैं कौन सा वाक्य है कि वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। वह गुलामी की बेड़ियों में क्या था? जकड़ा था। बेड़ियों में जकड़ा जाता है, बहुत अच्छी बात है, सही है। ये वाक्य हमारा एकदम सही है, वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, सही बात है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ये वाक्य भी हमारा क्या है? एकदम सही बात है। असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं भाई, असत्य बोलना उसकी क्या थी?
आदत थी, असत्य बोलना उसकी आदत थी। बस यही हमारी गलती होगी, था का हमें थी करना है और यही हमारा वाक्य शुद्ध बन जाएगा, असत्य बोलना उसकी आदत थी। उसके बाद चौथा विकल्प है कि वह अपनी धुन में जा रही है, वह अपनी धुन में जा रही है, एकदम हमारा वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी सही है। असत्य बोलना उसकी आदत था की जगह असत्य बोलना उसकी आदत थी, इसी प्रकार हमारा शुद्ध वाक्य हो गया विकल्प नंबर 3। किस क्रमांक में सही वाक्य है, 4 विकल्प दिए हैं और किस क्रमांक में सही वाक्य है उसका हमें चयन करना है। कौन सा वाक्य सही है, देखिए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण जो शब्द है भाई हिंदी में हमेशा बहुवचन का काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, बहुवचन का काम करते हैं, ये आप लोग थोड़ा याद रखिए। आप लोग प्राण शब्द उसके बाद में जैसे आंसू शब्द है, ये हमेशा जैसे बहुवचन का काम करते हैं। प्राण ने उसके उसकी जगह क्या, उसके प्राण पखेरु उड़े गए, गया 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 की जगह क्या होगा भाई, गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये इस प्रकार वाक्य हमारा सही होता। तो ये वाक्य भी यहाँ गलत है, तो हम कह सकते हैं गलत है, हमें सही वाक्य का चयन करना है। वह शायद कल गाड़ी से आए, वह शायद कल गाड़ी से आए, या शायद वह कल गाड़ी से आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, वह शायद कल गाड़ी से आए या शायद वह कल गाड़ी से आए, ये वाक्य हमारा यहाँ सही होगा, शुद्ध वाक्य यहाँ होगा। उसके बाद देखते हैं और कि उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, 39 39 या 39 होता है ना, 39 लिखा जाता है भाई। उन्हें 39 होगा या 39 आपने सुना होगा, तो पुस्तकें होनी चाहिए, हमारा अशुद्ध हो गया ये वाक्य भी। आपकी अंगुलियां मुझसे, मुझसे नहीं भाई, मेरी अंगुलियों से बड़ी है, आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी है, ये नहीं होगा, आपकी अंगुलियां मुझसे नहीं भाई, मेरी अंगुलियों से क्या है, बड़ी है। इस प्रकार ये वाक्य भी हमारा अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह शायद कल गाड़ी से आई। बात करते हैं अच्छे से सवाल की, पारिभाषिक शब्दों की बात हो रही है, पारिभाषिक शब्दों की बात हो रही है, किस प्रकार पारिभाषिक शब्द है, उनके हिंदी में सही अर्थ क्या होते हैं, हम उनको देखते हैं। शब्द है हमारा डिसबर्जिंग अथॉरिटी के लिए, क्या देर का है, डिसबर्जिंग अथॉरिटी के लिए, डिसबर्जिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, 4 विकल्प देखने हैं। वितरण प्राधिकारी, सवितरण प्राधिकारी, उसके बाद में वितरण अधिकारी या सवितरण अधिकारी। डिसबर्जिंग अथॉरिटी के लिए सही हिंदी का जो पारिभाषिक शब्द होता है वह होता है सवितरण प्राधिकारी। क्या होता है, सवितरण प्राधिकारी। तो हमारा विकल्प नंबर 2 यहां सही होगा। उसके बाद देखिए सवाल कि निम्नलिखित में से किस शब्द का डेपुटेशन, जो शब्द देर का यहाँ पर डेपुटेशन जो शब्द है, इस डेपुटेशन से संबंध नहीं है। इसका मतलब डेपुटेशन के 3 पर्याय है, समानार्थी शब्द है, एक अलग है, तो उसको हमें छांटना है। सबसे पहले हमारा विकल्प है प्रतिनियुक्ति, उसके बाद में दिया है प्रतिनिधि मंडल, उसके बाद में दिया है शिष्ट मंडल और उसके बाद में दिया भाई अस्थायी नियुक्ति। अब इसमें से हमें छांटना है कि डेपुटेशन जो शब्द है उससे उसका संबंध नहीं है। तो 4 विकल्प में से देखिए, डेपुटेशन शब्द का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति, ये भी हमारा सही होगा। उसके बाद में इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल, ये भी हमारा एकदम सही है। और उसके बाद में डेपुटेशन शब्द का अर्थ होता है शिष्टमंडल, ये भी सही है। अस्थायी नियुक्ति डेपुटेशन का अर्थ नहीं माना जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, विकल्प नंबर हमारा 4 होगा, वह यहाँ पर सही का उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल, किस विकल्प में एंडोर्समेंट जो शब्द दे रखा है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट जो शब्द है उसके समकक्ष हिंदी के पारिभाषिक शब्द यहाँ नहीं है। वही बात है, 3 जो हमारे हिंदी के जो शब्द हैं वह है एंडोर्समेंट शब्द के पर्याय माने जाते हैं, उसके समानार्थी या उसके अर्थ का घोचक माने जाते हैं। तो देखते हैं, उसके बाद पहला है मूल्यांकन, उसके बाद में है बेचान, उसके बाद में समर्थन और उसके बाद में पृष्ठांकन। 4 विकल्प है। तो एंडोर्समेंट का जो अर्थ होगा वह होगा बेचान। क्या होगा भाई, बेचान होगा, पृष्ठांकन भी होगा, समर्थन भी होगा, लेकिन मूल्यांकन जो शब्द है उसका अर्थ है एंडोर्समेंट से नहीं लिया जाता। तो इसके समकक्ष 3 अर्थ हो गए, बेचान, पृष्ठांकन या समर्थन। उसके बाद में डिस्क्रिशनरी
पावर शब्द दिया भाई, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी का पारिभाषिक शब्द है। डिस्क्रिशनरी पावर के लिए 4 विकल्प है, तो देखना सबसे पहले क्या लिखा है हमारा, विवेकाधिकार, उसके बाद में स्वनिर्णय, विवेकाधीन या स्वेच्छा निर्णय। तो डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी का जो पारिभाषिक शब्द होता है वह होता है भाई विवेकाधिकार। कौन सा होता है भाई, विवेकाधिकार, इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में अच्छा सा शब्द है अथॉराइज। अथॉराइज जो शब्द है उसके लिए पारिभाषिक शब्द का हमें चयन करना। अथॉराइज शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा, 4 विकल्प है, अधिकार, उसके बाद में अधिकार योग्य, उसके बाद में नियुक्त करना या प्राधिकार करना। तो अथॉराइज शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा प्राधिकार करना। क्या होगा मित्रों, प्राधिकार करना। अथॉराइज शब्द का पारिभाषिक शब्द है क्या होगा, प्राधिकार करना। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको आज का जो ये हिंदी का जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, वो आपको पसंद आए। बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।